चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो महीने के सिर्फ 600 रुपए कमाने वाला एक साधारण क्लर्क हो, और वो आगे चलकर भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम कर दे। सुनने में एकदम किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी लगता है ना? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक इसी असल और पेचीदा कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। हर्षद मेहता, एक ऐसा नाम जिसने भारतीय शेयर मार्केट की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी थी। 4,000 करोड़ रुपए। एक बार इस नंबर को प्रोसेस करके देखिए। ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि उस महाघोटाले का वो फाइनल आंकड़ा है जिसने पूरे देश के होश उड़ा दिए थे। लेकिन जाहिर सी बात है, ये सब रातों रात तो हुआ नहीं। इस 4,000 करोड़ के पहाड़ तक पहुंचने की जो शुरुआत थी ना, वो बहुत ही जमीनी स्तर से हुई थी। आइए देखते हैं कि इस पूरे खेल का पहला पन्ना कैसे लिखा गया। पहला भाग, एक जॉबर की शुरुआत, संघर्ष से शेयर बाजार तक। शुरुआत होती है काफी भारी संघर्ष से। 1973 का वक्त था। रायपुर में एक डूबता हुआ पारिवारिक बिजनेस और भयंकर आर्थिक तंगी। इससे बाहर निकलने की चाह में एक युवा अपनी किस्मत आजमाने के लिए सपनों के शहर मुंबई आ जाता है। 1977 आते आते न्यू इंडिया इंश्योरेंस में 600 रुपए प्रति माह की एक क्लर्क की नौकरी मिल जाती है। लेकिन क्या इतने से बात बनने वाली थी? बिल्कुल नहीं। और फिर आता है साल 1980, जब एक बहुत बड़ा रिस्क लिया गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के उस खचाखच भरे मैनुअल ट्रेडिंग रिंग में कदम रखने का। तो यहां समझने वाला सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि मार्केट में एंट्री एक जॉबर के रूप में हुई। अब जॉबर कौन होता है? बेसिकली वो व्यक्ति जो अपने क्लाइंट्स के लिए शेयर खरीदता और बेचता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बतौर जॉबर पहले ही दिन 2,000 रुपए का भारी नुकसान हो गया था। लेकिन हार मानने के बजाय इसे एक मास्टर क्लास की तरह लिया गया, और सच कहूं तो यहीं से बाजार के रग रग को समझने का असली सिलसिला शुरू हुआ। अब मार्केट में दूसरों से एक कदम आगे कैसे रहा जाए? इसका जवाब था इनसाइडर ट्रेडिंग। इसके लिए सीधा लेबर यूनियनों के नेताओं से संपर्क बनाया गया, ताकि कंपनियों के प्रोडक्शन का रोजाना डेटा अंदर ही अंदर मिल सके। प्रोडक्शन बढ़ता तो धड़ाधड़ शेयर खरीद लिए जाते, हड़ताल होने वाली होती तो पहले ही बेच दिए जाते। आज के समय में भले ही ये काम पूरी तरह गैर कानूनी है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 1980 के दशक में भारत में ये 100% लीगल था। दूसरा भाग, पंप, डंप और बियर्स। बाजार में एक बड़ा मुकाबला। ग्रो मोर कंसल्टेंट्स की शुरुआत के साथ ही कॉन्फिडेंस बिल्कुल 7वें आसमान पर था। और अब बाजार में अपनाई गई एक बहुत ही कुख्यात रणनीति, जिसे कहते हैं पंप एंड डंप। ये काम कैसे करता था? सबसे पहले ऐसे शेयर्स ढूंढो जिनकी बाजार में ज्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही है, जैसे कि उस समय की अंडरवैल्यूड चाय कंपनियों के शेयर्स। फिर बहुत ही कम समय में अंधाधुंध पैसा लगाकर उन शेयर्स को खरीद लो। इससे क्या होगा? बाजार में उनकी कमी होगी और डिमांड बढ़ते ही दाम रॉकेट की तरह ऊपर भागेंगे। जैसे ही दाम बढ़ें, अपना हिस्सा बेचकर भारी मुनाफा कमा लो। इस एक तकनीक ने मुनाफे की जैसे झड़ी लगा दी। लेकिन देखिए, कोई भी कहानी बिना एक अच्छे टकराव के पूरी नहीं होती। बाजार में अब दो खेमे बन चुके थे। एक तरफ था द बुल यानी हर्षद मेहता, जिसे बाजार के ऊपर जाने पर मुनाफा होता था, और दूसरी तरफ था बाजार का एक बेहद खूंखार और पुराना दिग्गज द बियर मनु मानिक, जिसे बाजार के गिरने पर पैसा मिलता था। इन दोनों के बीच की ये जो टक्कर थी ना, वो वाकई देखने लायक थी। अब इस बियर गैंग का सबसे बड़ा और अचूक हथियार था शॉर्ट सेलिंग। इसमें होता यह है कि आप शेयर्स उधार लेते हैं, उन्हें ऊंचे दाम पर बेच देते हैं, और जब दाम धड़ाम से गिरते हैं तो उन्हें सस्ते में खरीद कर वापस कर देते हैं। बीच का जो भी अंतर आया वो आपका सॉलिड प्रॉफिट। 1986 के बजट के दौरान मनु मानिक और उनके गैंग ने ठीक इसी रणनीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने SPIC कंपनी के शेयर्स को बुरी तरह क्रैश कर दिया और पूरे बाजार में दिवालिया होने की अफवाहें उड़ा दी। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करती है कि इस पैनिक का काउंटर कैसे किया गया। इन अफवाहों को जड़ से उखाड़ने के लिए एक बहुत बड़ा दांव चला गया। 14 दिन पहले ही 12.5 करोड़ रुपए के भारी नुकसान का पूरा पेमेंट कैश में कर दिया गया। इस एक मास्टर स्ट्रोक ने दिवालिया होने की सारी अफवाहों की हवा निकाल दी और द बुल की साख को मार्केट में और भी ज्यादा स्ट्रांग कर दिया। तीसरा भाग, मनी मार्केट की खामी, महाघोटाले की असली नींव। अब आप सोच रहे होंगे कि शेयर बाजार में पंप करने के लिए इतने सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए आ कहां से रहे थे? इसका असली जवाब छिपा था मनी मार्केट में। ये वो जगह है जहां बैंक्स अपनी शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए एक दूसरे को लोन देते हैं। चलिए इसे आसान उदाहरण से समझते हैं।
मान लीजिए सिटी बैंक के पास 100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं और बैंक ऑफ अमेरिका को 100 करोड़ की तुरंत जरूरत है, तो सिटी बैंक ये पैसा ट्रांसफर करेगा और बदले में बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटी के तौर पर कुछ संपत्तियां या बॉन्ड्स गिरवी रखेगा। 15 दिन बाद ब्याज के साथ पैसा वापस और संपत्तियां भी वापस। सिंपल है ना? लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा लूप होल था। बैंक असल में इन भारी भरकम संपत्तियों या बॉन्ड्स का फिजिकल लेन देन नहीं करते थे। इतनी झंझट कौन पाले? तो सौदों को फटाफट करने के लिए वो सिर्फ कागज के एक टुकड़े का इस्तेमाल करते थे, जिसे बैंक रसीद या बीआर कहते हैं। ये बीआर और कुछ नहीं, बस एक कागजी वादा होता था कि अगर लोन वापस नहीं हुआ तो संपत्तियां आपको दे दी जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये कागज का टुकड़ा एक बहुत बड़े गेम में बदल गया। अब बैंकों को आपस में जोड़ने का काम ब्रोकर्स करते थे और सिस्टम की खामी ये थी कि बैंकों का पैसा असली सौदे से पहले ही ब्रोकर्स के खातों में आ जाता था। अब इस खाली पड़े पैसे को चुपचाप शेयर बाजार में डाला जाने लगा ताकि शेयर्स के दाम बढ़ाए जा सके। जब असली सौदे का टाइम आता तो शेयर्स बेचकर मुनाफा जेब में और मूल रकम बैंक को वापस। लेकिन हद तो तब पार हुई जब बैंक ऑफ करार जैसे छोटे बैंकों के अधिकारियों को रिश्वत खिलाकर जाली और फर्जी बैंक रसीदें बनवाई जाने लगी। मतलब वो बीआर बन रहे थे जिनके पीछे असल में कोई संपत्ति थी ही नहीं। इस असीमित और फर्जी पैसे के खजाने का जो असर हुआ वो लिटरली हैरान कर देने वाला था। 1990 से 1992 के बीच इन जाली रसीदों के दम पर शेयर बाजार इस कदर उछला कि सेंसेक्स 800 से सीधा 4,500 अंकों तक पहुंच गया। जरा सोचिए, केवल 2 साल के अंदर 46% की आश्चर्यजनक ग्रोथ। ऐसा मार्केट ने पहले कभी नहीं देखा था। और जाहिर है इस बेतहाशा मुनाफे ने लाइफस्टाइल को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। 15,000 स्क्वायर फीट का शानदार पेंट हाउस, 29 लग्जरी गाड़ियों का काफिला, जिसमें भारत की सबसे पहली इंपोर्टेड लेक्सस कार भी शामिल थी। द बिग बुल का रुतबा इतना बढ़ चुका था कि बस ये अफवाह उड़ जाए कि किसी शेयर में उनका हाथ है तो उसके दाम रातों रात आसमान छूने लगते थे। एक बार तो माजदा इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीदे गए और सिर्फ नाम मिलते जुलते होने की वजह से स्वराज माजदा के शेयर भी रॉकेट बन गए। ये वो दौर था जब मार्केट में उन्हें किसी भगवान की तरह पूजा जाने लगा था। चौथा भाग, 4,000 करोड़ का पर्दाफाश और पतन की शुरुआत। लेकिन हर बुल रन का एक एंड होता है। 1991 में रिजर्व बैंक को सिस्टम में गड़बड़ियों की भनक लगनी शुरू हो गई थी। जब जाली रसीदों का ये खेल छुपना मुश्किल होने लगा तो एक डेस्परेट मूव लिया गया। दिसंबर 1991 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सीधा 500 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। और इस बार कवर अप के लिए कोई जाली रसीद नहीं थी, बल्कि एसबीआई के ही एक कर्मचारी को रिश्वत देकर रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ की गई। लेकिन ये चालाकी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। अप्रैल 1992 आते आते एसबीआई के आला अधिकारियों ने इस 500 करोड़ की हेराफेरी को पकड़ ही लिया। इसके बाद तो बस सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। 23 अप्रैल 1992 को मशहूर पत्रकार सुचेता दलाल ने इस पूरे के पूरे घोटाले का पर्दाफाश कर दिया। बाजार में ऐसी भयंकर दहशत फैली कि लोग अंधाधुंध अपने शेयर्स बेचने लगे। मई आते आते सीबीआई और आरबीआई की ताबड़तोड़ जांच शुरू हो गई और फाइनली 4 जून 1992 को सारी संपत्तियां जब्त कर ली गई और गिरफ्तारियां हो गईं। वो छोटे बैंक जिन्होंने जाली रसीदें बनाई थीं, वो तो पूरी तरह से डूब ही गए। पांचवां भाग, द बिग बुल की विरासत, अंतिम दिन और विवाद। गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ अदालती कार्रवाइयों का एक बहुत ही लंबा और दुखद सिलसिला। सालों तक जेल के अंदर और बाहर आना जाना लगा रहा और अंततः दिसंबर 2001 में महज 47 साल की उम्र में पुलिस कस्टडी में ही द बिग बुल का निधन हो गया। लेकिन उनकी मौत के दशकों बाद भी उनकी लिगेसी को लेकर हमें 2 बिल्कुल ही अलग नज़रिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे पूरी तरह से एक क्रिमिनल धोखाधड़ी मानते हैं, जहां बाजार को फुलाने के लिए पब्लिक के पैसों और दस्तावेजों के साथ हेरफेर की गई। वहीं दूसरी तरफ परिवार और कुछ समर्थकों का ये डिफेंस है कि उन्हें महज एक बलि का बकरा यानी मोहरा बनाया गया था और उन चीज़ों के लिए सजा दी गई जो उस समय के शेयर बाजार में लगभग हर बड़ा खिलाड़ी कर रहा था। और ठीक यहीं पर हमारा ये एक्सप्लेनर आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। इन सभी सबूतों, चालों और पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद आपको क्या लगता है, क्या द बिग बुल वास्तव में एक दुर्भावनापूर्ण घोटालेबाज था या फिर अंदर तक सड़ चुके और टूटे हुए हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का महज एक मोहरा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में गूंजता है। इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।